हिंदुस्तान अखबार बुधवार 17 जून 2026। विजय त्रिवेदी का लेख है, पार्टियों में टूट से लोगों को का टूटता भरोसा। पिछले दिनों एक राष्ट्रीय चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। उसकी एक बात बड़ी रोचक लगी। इस कार्यक्रम के में दर्शकों के विषय की पसंद नापसंद और कोई राय न रखने वाले हिस्से में अलग अलग रंग का गमछा दिया जाता है और वे मेहमान नेताओं के भाषण के बाद अपनी राय बदल सकते हैं। कुछ लोग बीच में अपना गमछा बदल सकते हैं। यह देखकर मुझे लगा कि समाज की यह सोच कहीं बदलती राजनीति का आईना तो नहीं, जहां लोग चुनाव से पहले और बाद में पार्टियां बदल रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, वह राजनीतिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वालों के लिए हैरानी वाला रहा होगा। 4 दिन पहले जिन ममता बनर्जी ने के नाम की कस्में खाकर चुनाव जीते थे, वे लोग एक ही दिन में अभिषेक बनर्जी का नाम का वाहन लेकर अलग हो गए। एक नया गुट बन गया और विधायकों के साथ बहती गंगा में सांसदों ने भी हाथ धो लिए। अब नई पार्टी बन गई, सत्ताधारी दल के दोस्त बन गए। शायद यही मौजूदा राजनीति की नई चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनसे मिलने में कोई गुरेज नहीं किया। पार्टियों में टूट की रवायत यूं तो नई नहीं है और ना ही नेताओं के आत्मरत्मा के जागने के किस्से नए हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि उनकी अंतरात्मा सत्ता के साथ होने के लिए जागती है। चाहे वह सन 1969 का राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की टूट, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के से अलग होकर भाजपा सरकार बनाते कांग्रेस के विधायक हों, या फिर अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी टूट। सवाल पूछा जाता है कि आखिर इन टूट और विभाजनों के मायने क्या है। ज्यादातर बार सांसद विधायक सत्ता पक्ष के साथ होने, सरकार गिराने और बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे एक करीबी मित्र और बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, यह मसला इतना सीधा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ना तो बंगाल में और ना ही केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए फिलहाल किसी की मदद जरूरत है। साल 2014 में जहां भाजपा की केंद्र सरकार के साथ 5 राज्यों में खुद की और कुल मिलाकर 8 राज्यों के एनडीए की सरकार थी, वह बढ़कर 17 राज्यों में खुद की और कुल 22 राज्यों में एनडीए की सरकार तक पहुंच चुकी है। ज़्यादातर सरकारें बल के हिसाब से कमजोर नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों तक यह विचार चलता रहा कि वह आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस को हराती रही, पर इसका क्षेत्रीय दलों से मुकाबला मुश्किल होता है। चाहे वह तमिलनाडु में द्रमुक से मुकाबला हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल से, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ओडिशा में बीजू जनता दल से, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से, बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने इस धारणा को अब पूरी तरह से तोड़ दिया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया और तोड़ा। कुल मिलाकर देखें तो उसके अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व और छत्रपों को या तोड़ दिया या फिर बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। अब मसला है कि इस सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मिल रहा है। पहला, उसे अपने पैर पसारने में आसानी हुई और पूरे देश में उसने भगवा रंग की राजनीति को तौर पर फैला दिया। अब छोटे छोटे राजनीतिक दलों को उसके साथ रहने या फिर गैर भाजपा समूह में दूर रहने की भलाई दिखती है। यह नहीं कई दल अलग रहकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दे पर आधारित समर्थन करते रहते। जाहिर है इसमें सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर को भी कारण के तौर पर शामिल किया जा सकता है। बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि भाजपा क्यों कर रही है यह सब। भाजपा के मंत्री उससे जब यह पूछा तो उनका मानना था कि मौजूदा नेतृत्व अब भी साल 2024 से की 240 सीटों की कसक नहीं बुला पा रहा है। भले ही एनडीए के तौर पर उसके पास 293 का आंकड़ा है,
यहाँ तक भी बात चल जाती है कि लेकिन पिछली बार जिस तरह से नारी बंधन अधिनियम और डिलिमिटेशन बिल का हश्र हुआ, उसने भाजपा नेतृत्व की चिंता और जिद को बढ़ा दिया है। इसके साथ भाजपा आलाकमान के दिमाग में एक देश एक चुनाव और समान नागरिकता संहिता से जैसे बड़े एजेंडे भी शामिल हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में भाजपा नेतृत्व ऐसी विरासत छोड़ना चाहता है ताकि लोग कहें, न भूतो न भविष्यति। संविधान में बदलाव की कांग्रेस की नैरेटिव से 303 से 240 पर अटक गई। भाजपा संविधान में कई बड़े संशोधन करने की तैयारी करती दिखती है। उस बिल के वक्त उसे पास कराने के लिए 54 वोट कम पड़े थे। उसके लिए ही यह कोशिश है। यह सच है कि तृणमूल के टूटने और द्रमुक के साथ आने से भी जरूरी नंबर पूरा नहीं होता, लेकिन सच यह है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यानी भाजपा 2/3 का घड़ा भरने में लगी है। देश के कुछ बड़े बदलाव आने वाले वक्त में दिख सकते हैं। कांग्रेस विपक्ष के गठजोड़ को ना तो आगे बढ़ा पा रही और ना ही मजबूत कर पाई। उसके साथ ही दलों का में आपस में भरोसा बहुत मजबूत नहीं दिखता। राहुल गांधी को अभी विपक्ष का इकलौता नेता साबित करना बाकी है। यही बात बीजेपी की कोशिश को ताकत देती है। इस वक्त की सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जिन लोगों को अपने साथ अब भी समझ रहे हैं, उनके लिए आखिर में नेता फाजली साहब का यह शेर मौजूद है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अगला लेख है चाक चौबंद तैयारी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को पुनः परीक्षा होने जा रही है। प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण 3 मई की नीट परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और समूचे तंत्र को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पुनः परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की तार्किकता समझी जा सकती है। यह कदम बताता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। 30 जून तक टेलीग्राम के किसी संदेश को संपादित करने पर भी रोक लगा दी है। इस सोशल मीडिया मंच के बैकडेट एडिटिंग फीचर के दुरुपयोग के कई शिकायतें सामने आई थी और इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सख्ती बरतनी पड़ी है। इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वायुसेना भी नीट परीक्षा के लिए मदद मांगी थी। साफ है, सरकार अपने तय कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और परीक्षार्थियों को भी यह भरोसा देना चाहती है कि वे बेखौफ होकर परीक्षा दें और अपने भविष्य को लेकर कतई मायूस न हो। बीते 1.5 महीने में इस परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को जिस मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा है, उसकी भाजपा भरपाई तो खैर नहीं हो सकती, मगर एक निष्पक्ष परीक्षा ही उनके साथ इंसाफ करेगी। नीट 2026 को दागदार बनाने वाली के खिलाफ जिस तत्परता से कार्रवाई की गई और जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया, उससे यह इत्मीनान हुआ है कि सरकार जल्द से जल्द वास्तविक दोषियों को सजा दिलाना चाहती है, जो अपने भ्रष्ट आचरण से लाखों मासूम विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की मंसूबे बांधते रहते हैं। हाल के वर्षों में एक के बाद दूसरी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। उसके बाद यह लाजमी हो गया है कि हर परीक्षा के लिए चाक चौबंद तैयारी की जाए। कदाचार मुक्त परीक्षा न सिर्फ हमारे छात्रों की बुनियादी हक है, बल्कि हमारे पूरे तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए भी जरूरी है। आखिरकार भ्रष्ट तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंचे बच्चे भविष्य में किस किस्म के डॉक्टर बनते हैं? क्या वे वाकई उतने संजीदा भी हो पाते हैं जिसके अपेक्षा यह प्रतिष्ठा पेशा करता है? बात सिर्फ नीट 2026 की परीक्षा की नहीं है। इस बार सीबीएसई 12वीं की भी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर भी काफी शिकायतें सामने आई हैं। इस सबसे परीक्षा प्रणाली को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें एक ऐसे आदर्श परीक्षा तंत्र की दरकार है जो देश के किसी भी नौनिहाल के साथ कोई धोखा न होने दे। वहाँ भी गैर जिम्मेदारी और संकीर्ण राजनीति हावी हो जाती है। पहले तो एनटीए
नीट परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक होने की बात ही मानने की को तैयार ना थी, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा और प्रतिपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, तब उसे इसने गंभीरता से लिया। उसके बाद संसद की स्थायी समिति तक सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं थे। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। इसलिए एक जवाबदेही व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। हम अपने बच्चों को कब तक पुनर्परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के दुष्चक्र में फंसने देंगे? अगला लेख है अनाज को लेकर आशा। भारत के जनसाधारण के लिए गत सप्ताह एक महत्वपूर्ण सप्ताह कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि जनता की 3 प्रमुख समस्याओं अन्न, वस्त्र तथा मकान में से आज अनाज की स्थिति के बारे में कुछ आशा का उदय हुआ है। दिल्ली रेडियो से भाषण करते हुए खाद्य मंत्री श्री कन्हैया लाल मुंशी ने घोषणा की कि सभी राज्यों की सरकारों को अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने अन्न के संग्रह को देखते हुए यथासंभव शीघ्र से शीघ्र 9 औंस राशन की वर्तमान मात्रा को 12 औंस तक बढ़ा सकते हैं। राशन की मात्रा में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास अन्न का स्टॉक बढ़ गया है। देश में अन्न की वसूली का काम जोरों पर है और विदेशों से काफ़ी अन्न मंगाने की व्यवस्था हो चुकी है। खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन भी ये दिया है कि अभावग्रस्त राज्यों के लिए अन्न के अधिकतम कोटे में वृद्धि की गई है। आशा है कि जल्दी ही सारे भारत में पिछली कटौती को पूरी कर दी जाएगी। यद्यपि भारत की अन्न समस्या स्थायी रूप से तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि वह स्वावलंबी बनकर विदेशों से अन्न का आयात बंद ना कर दे। किंतु इधर नेहरू सरकार ने विदेशों से काफ़ी अन्न आयात कर लिया है। जिन जिन देशों से अनाज के बारे में उपयुक्त सौदा हो सकता है भारत ने किया। अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया से सिवा भारत ने चीन तथा रूस से भी अनाज खरीदा है। निसंदेह अन्न के बारे में सबसे बड़ा समझौता एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य किया है। यदि सीनेट के सदस्य पीड़ित मानवता की पुकार के आगे अपने कान बंद कर देते हैं, जैसे कि कई दिन पहले कुछ सीनेटरों के रंग ढंग से आशंका होने लगी थी, अब तो राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका ने भारत को 19 करोड़ डॉलर का एक दीर्घकालीन ऋण दिया और इसकी सहायता से भारत अमेरिका में 20 लाख टन अनाज खरीद सकता है। पंकज चतुर्वेदी का लेख है सुपर अल-नीनो से निपटने के लिए हम कितने तैयार। सुपर अल-नीनो जैसी गंभीर जलवायु घटना का खतरा हमारे सिर पर खड़ा हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा से जूझने के लिए देश को गंभीर और त्वरित नीति की जरूरत है। जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर का पानी असामान्य रूप से गर्म होकर 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाता है, तब वैश्विक वायुमंडल परिसंरचना पूरी तरह बिगड़ जाता है। उसका सीधा असर भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून पर पड़ता है। मानसून के कमजोर पड़ने का मतलब खरीफ की बुवाई में देरी, सिंचाई संसाधनों पर दबाव का अंततः अनाज व ताजा उत्पादों की उपलब्धता में भारी गिरावट। इससे इस देश के करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और बाजार की महंगाई पर पूरा चक्र प्रभावित होता है। ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य और आंकड़े गवाह कि जब प्रशांत महासागर में यह हलचल तीव्र हुई, तब भारत में औसत मौसमी वर्षा न सिर्फ कम रही बल्कि उसकी असमानता भी खतरनाक स्तर तक बढ़ी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पिछले 150 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि देश में जितने भी भीषण सूखे जिले हैं, उनमें से लगभग 80% का हिस्सा सीधा संबंध अल-नीनो वर्षों से रहा है। सन 1997 और सन 2015 के सुपर अल-नीनो इसके हालिया उदाहरण हैं, जब देश के सैकड़ों जिले सूखे की चपेट में आ गए थे और मानसून सामान्य से 14% तक कम दर्ज किया गया था। इस साल भी देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश के सामान्य 53.7 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 16 राज्य प्रभावित हुए। एक तीव्र अल-नीनो से वर्ष में देश के कुल धान उत्पादन में 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है।
जब खरीफ फसलों की पैदावार घटती है तो स्थानीय बाज़ारों में आपूर्ति कम होती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके साथ ही कृषि लागत का बढ़ना भी एक वास्तविक और बड़ा आर्थिक खतरा है। ये सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रों के अनुसार कमजोर मानसून के कारण पैदा होने वाले यह कृषि संकट सीधे तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति और 1 से 1.5% तक बढ़ा देता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल नीनो का प्रभाव केवल सूखे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वातावरण में अत्यधिक गर्मी व नमी के कारण बेमौसम तेज बारिश, ओलावृष्टि और तीव्र लू जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस दोहरे खतरे का सामना करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के अंतर्गत नीति आयोग के सुझावों पर हमें कृषि क्रम में विविधता की नीति अपनानी होगी। कम जल उपयोग वाली फसलों और मोटे अनाजों का बढ़ावा देकर तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाकर न केवल पानी की बचत की जा सकती है, बल्कि फसल की पैदावार में भी स्थिरता लाई जा सकती है। हमारे कृषि अनुसंधान संसाधनों को चरम मौसमी सहिष्णु बीज विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नीति निर्माताओं को त्वरित वित्तीय सहायता, प्रभावी फसल बीमा का योजनाएं और राहत कार्यों के लिए बजटीय आवंटन को सुदृढ़ करना होगा। यह याद रखना जरूरी है कि सुपर एल नीनो केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि समूचे आर्थिक और सामाजिक तंत्र की परीक्षा लेने वाली आपदा है। इसलिए तैयारियां केवल कृषि मंत्रालय तक सीमित न होकर खाद्य वितरण, जन स्वास्थ्य, ऊर्जा आपूर्ति और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं तक विस्तृत होनी चाहिए। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से अनुकूलन की अद्भुत क्षमता है, लेकिन इससे जागरूक नीतियों तक समयबद्ध कार्रवाई और स्थानीय भागीदारी के मजबूत संबल की जरूरत होगी। तभी हम इस बड़े संकट को टालने में सफल हो सकेंगे। रमन महर्षि का लेख है अहंकार का अस्तित्व। अहम की प्रतीत संभवतः शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आत्मा असंयुक्त शुद्ध सत्य है, जिसके प्रकाश में अहंकार और शरीर प्रतीत होते हैं। सब विचारों के रुक जाने पर शुद्ध चेतना शेष रहती है। नींद से जागने पर तुरंत, अर्थात जगत का भान होने से पहले, वह शुद्ध अहम होता है। नींद के अधीन हुए बिना और दूसरे विचारों में उलझे बिना उसे दृढ़ता से पकड़ कर रखा जाए तो जगत के दिखने से कोई हानि नहीं होगी। दृष्टा दृश्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार क्या है, इनका अन्वेषण कीजिए। शरीर अचेतन है, वह मैं नहीं कह सकता। आत्मा शुद्ध अद्वितीय सत्ता है। चेतना है, वह मैं नहीं कह सकती। कोई भी गहरी नींद में मैं नहीं कहता। तो अहंकार क्या है? वह जड़ शरीर और आत्मा के बीच की कोई चीज है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। यदि गंभीरतापूर्वक उसकी तलाश की जाए तो वह प्रेत की तरह अदृश्य हो जाता है। चांदनी रात्रि में अपने निकट किसी छाया के हिलने डुलने की से मनुष्य कल्पना करता है कि कोई भूत या प्रेत है। यदि वह निर्भय होकर ठीक से देखे तो उसे पता चलता है कि वास्तव में कोई भूत नहीं है, और जिसे वह प्रेत समझता है वह तो पेड़ या खंबा है। यदि वह ठीक से ना देखे तो प्रेत उसे भयभीत करेगा। केवल ठीक से देखना, तलाश करना जरूरी है, तब प्रेत अदृश्य हो जाता है। वहां प्रेत था ही नहीं। अहंकार ही इसी प्रकार का आभास है। वह शरीर और शुद्ध चैतन्य के बीच की अप्रत्यक्ष कड़ी है। वास्तविक सत्य नहीं है। मनुष्य जब तक उसे ठीक से देखता है, परखता नहीं, तब तक वह उसे परेशान करता रहता है। लेकिन जब वह उसे उसकी ठीक से तलाश करता है तो उसे यह पता चलता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। इस सत्य को समझने के लिए एक कहानी है। हिंदुओं में प्रायः 5-6 दिन तक समूह भोजन समारोह चलते रहते हैं। ऐसे में एक प्रसंग में कन्या पक्ष वालों ने गलती से एक अपरिचित व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और उसका विशेष आदर सत्कार करने लगे। कन्या पक्ष वालों ने
उसके साथ विशेष आदर से पेश आती देख पर पक्ष वालों ने उसे उनका कोई महत्वपूर्ण आदमी मान लिया और वे भी उनके साथ विशेष आदर प्रदर्शित करने लिए लगे। उस आदमी का समय आनंद से गुजरने लगा। एक बार पर पक्ष वालों ने किसी विशेष हेतु उसके बारे में कन्या पक्ष से पूछताछ शुरू की। तुरंत वह आने वाली मुसीबत को टाल गया और चुपचाप भाग निकला। अहंकार के बारे में भी ऐसा है। यदि उसका परिचय पाने में प्रवृत्ति की जाए तो वह फौरन लुप्त हो जाता है, यदि नहीं तो वह परेशान करता रहता है। सारे लेख पूरे हो गए आज के।